आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मनोज झा दोबारा राज्यसभा जाएंगे और आरजेडी ने मनोज झा को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरजेडी की में से है कि आरजेडी ने दोबारा मनोज झा पर भरोसा जताया। राज्यसभा जाने का रास्ता साफ है। मनोज झा नामांकन करने वाले हैं और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा नामांकन करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। और जैसे जैसे नामों की घोषणा हुई हमने आपको बताना शुरू किया। और इस वक्त आरजेडी खेमे से बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा सचिव के कक्ष में बीजेपी से भीम सिंह, धर्मशीला गुप्ता, जेडीयू से संजय झा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ सुशील कुमार मोदी और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह ने नामांकन दाखिल किया। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी से धर्मशीला गुप्ता और बीजेपी से ही भीम सिंह, कांग्रेस के अखिलेश सिंह, जेडीयू से संजय झा। राज्यसभा की जो रेस है दिख रही है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सभी को बधाई। पूरा नेतृत्व और समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई, धन्यवाद। उन्होंने हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देना होगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा और सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करना होगा। पूरे बिहार की महिलाएं उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को, एक साधारण परिवार की महिला को इस बड़े शीर्ष में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके नामांकन में आपके सहयोगी नहीं सब सारे लोग रहेंगे। नीतीश के इधर आने से कोई असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? नीतीश के इधर आने कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो लायबिलिटी हो गए, सबका खराब करेंगे। आप लोग कितना चलाते रहे। प्रधानमंत्री जी का पार्टी टूट गया, मुख्यमंत्री जी का पार्टी टूट गया। वो तो कह रहे थे कि लालू यादव ने उनका साथ दिया इसलिए हम छोड़ दिए। बड़ी सम्मान से गए थे इंडिया को। लालू जी की भी पार्टी टूट गई। तो आप ही की बात होती होगी, हम लोगों को तो नहीं मालूम उनका। अरे भाई, जो लोग दूसरे को तोड़ते चलते थे उन्हीं का टूट गया, तो उस पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में लालू माय समीकरण बनाए या फिर बाप समीकरण, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूरे भारत की जनता का लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ चुका है। या बाप समीकरण बना। अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं। ये कोई नौकरी के बदले जमीन वाले लोग हैं। ये लोग धांधली करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में और जुबान बोलते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं लोकतंत्र में। तो ऐसे लोगों की जुबान समय आने पर बदलती रहती। तो गिरिराज सिंह के माई बाप समीकरण वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने, जेडीयू ने जहां आरजेडी और महागठबंधन पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस ने फिर नौकरी देने का श्रेय लेकर एनडीए पर हमला बोला। लालू प्रसाद और उनका परिवार अब की बार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कोई समीकरण बना ले, माई बनाए, भाई बनाए, बाप बनाए, जो बना ले, इस बार कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का मतलब भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, गुंडा राज है, माफियाओं को संरक्षण देने वाला परिवार है। इसीलिए इस परिवार को बिहार की जनता अपना आशीर्वाद कतई नहीं। महागठबंधन के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस मुगालते में है
कि किसी खास वोट बैंक, किसी खास समाज के ये लोग ठेकेदार हैं, MY का वोट इनको मिलेगा, इस बात का दावा करते रहते हैं, जबकि वास्तविकता इससे इतर है। नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद कुनबा बहुत मजबूत हो चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस भी समीकरण पर महागठबंधन के लोगों के द्वारा दावा ठोका जा रहा है, वह समीकरण भी एनडीए के पक्ष में ही वोट करेगा। धर्म की राजनीति करने वाले, समाज में नफरत का माहौल खड़ा करके नौजवानों को रोजगार की दिशा से भटकाने वाले गिरिराज सिंह जी, आपको शायद पता नहीं है, लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से शोषितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया, उनको स्वर दी। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने नफरत के माहौल से निकाल करके नौजवानों को, बिहार के लोगों को, बिहार के आम घरों में जो खुशियां नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में दी है, उसके कारण जनता में स्पष्ट रूप से ये संदेश गया है कि नफरत वाले लोगों ने रोजगार और नौकरी वाली राजनीति को कहीं ना कहीं साजिश करके समाप्त किया है। देखिए, हमारी बस कुछ महीनों की सरकार ने बिहार के युवकों को ये बता दिया है कि हम जब सरकार में होते हैं तो नौकरियां बांटते हैं, हाथ में पत्थर नहीं थमाते। हम जब सरकार में होते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, हाथ में तलवार नहीं थमाया जाता। हम जब सरकार में होते हैं तो महीने में वेतन आता है, कपार पर जख्म नहीं आता। इसलिए अब लोग समझ गए हैं वोट किसे करना है। 24 में मोदी गए, लिख के रख लीजिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और बीजेपी प्रवक्ता जनक राम ने बताया कि देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करेंगे और इस बैठक में बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। बिहार से 573 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अगली खबर है भोजपुर से, जहां के अज्ञाओं से भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने अन्याय बताया। दीपंकर भट्टाचार्य ने इसे बीजेपी की साजिश कहा। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप देख सकते हैं कि मनोज मंजिल अकेले नहीं, उनके साथ और 22 साथी, 23 लोगों को एक हत्या के मामले में, जो हत्या की पुष्टि नहीं हुई, जो मामला बिल्कुल साबित ही नहीं हो पाया, और वहाँ 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाना, उस बिहार में जहाँ बाथे, बथानी, मियाँपुर, शंकर बिघा, न जाने कितने जनसंहारों में सारे के सारे लोग बरी हो गए, वहाँ किसी एक को सज़ा नहीं मिली, वहाँ 23 लोगों को ये सज़ा सुनाना, मैं समझता हूँ कि न्याय के नाम पर बहुत बड़ा मजाक है। कोई साजिश तो नहीं? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी और सामंती ताकतों की बड़ी साजिश है। और आपको पता है कि 2015 में जब चुनाव था, चुनाव से पहले मनोज मंजिल को जेल में डालने के लिए उनका नाम दिया गया। 2015 के चुनाव को उनको जेल से लड़ना पड़ा, तीसरे नंबर पर थे और अभी यहाँ के विधायक हैं। और बतौर विधायक पूरे बिहार से लेकर के देश भर में चर्चित है कि माले के एक दलित नौजवान विधायक जो हर सवाल पर, गरीब बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, नागरिक अधिकार के सवाल पर, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर, हर सवाल पर इतने मुखर, इतने समर्पित गरीबों के लिए, जनता के लिए एक ऐसे विधायक को, तो उनको विधानसभा से हटाने के लिए, पूरे राजनीति से हटाने के लिए ये किया गया, फंसाया गया। एआईएमआईएम नेता असलम मुखिया की हत्या मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बड़ा खुलासा किया। असलम मुखिया की हत्या राजनीतिक नहीं बल्कि आपसी रंजिश में हुई थी। हत्या में शामिल तकिया याकूब गांव के फिरोज आलम, मोहम्मद दादू और मोहम्मद शकूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल किए गए बाइक को अपराधियों ने पटना के बेऊर थाना क्षेत्र से चोरी किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज मंगाया जा रहा है। और आपको बताएं कि 12 फरवरी को बाइक सवार 2 अपराधियों ने एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव और मदरसा इस्लामिया के सचिव रहे अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपसी रंजिश ही अब तक प्रथम दृष्टया लग रहा है और आपसी रंजिश के कारण ही यह वारदात को अंजाम दिया गया है। चुनावी रंजिश या पॉलिटिकल जैसा कोई मैटर नहीं है, ये बिल्कुल आपस का मामला लग रहा है और पूछताछ करेंगे हम लोग रिमांड पे लेके, तो और चीज़ें इसमें परत दर पर परत खुलेगी।
और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कल से शुरू हो रही है और परीक्षा को लेकर गोपालगंज में तैयारियां कर ली गई हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों ने विद्या की देवी मां शारदे की पूजा की और एग्जाम बेहतर जाए इसकी कामना की। परीक्षार्थियों ने कहा कि वे परीक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। गोपालगंज में बोर्ड परीक्षा के लिए 30 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 55,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षार्थियों से बात की गोविंद कुमार ने। आज विद्या की देवी मां शारदे की पूजा हो रही है। बिहार में कल से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो रही है। ऐसे में तमाम शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक के जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचकर मां शारदे की पूजा कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कल से इनका एग्जाम शुरू हो रहा है और गोपालगंज में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 30 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर तकरीबन 55,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। पहले दिन लैंग्वेज विषय यानी कि हिंदी विषय की परीक्षा होगी और परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। तो ये गोपालगंज के DAV स्कूल के पास शैक्षणिक संस्थान है और यहाँ पर 10वीं बोर्ड परीक्षा के तमाम परीक्षार्थी हैं जो इस वक्त मां शारदे की पूजा कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं ताकि इनका एग्ज़ाम जो है बोर्ड परीक्षा जो है वो अच्छे से निकल जाए। चूँकि मैट्रिक के परीक्षार्थियों का यह पहला बोर्ड होता है और इस बोर्ड का काफ़ी अहम भी माना जाता है। तो ऐसे में जो तमाम छात्राएँ हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। इन छात्राओं से भी हम बात करते हैं कि किस तरह की इनकी तैयारी है। कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो क्या मां शारदे से आप लोग मांग रही हैं? आज हमारे शैक्षणिक संस्थान में विद्या की देवी जी का पूजा हो रहा है और हम सभी यही इनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारी परीक्षा सफलतापूर्वक इनके सहारे हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? तैयारी तो पूरी की है, कोशिश भी पूरी है और आज पूजा अर्चना करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पूरी कामना कर रहे हैं कि आज कल से परीक्षा अच्छे ढंग से हो सके और पूरे मेरिट लाने की पूरी तैयारी है ताकि हम अपना नाम रोशन करें। आप अपने मम्मी पापा का और पूरे टीचर सबका सम्मान और मान बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। कितनी तैयारी है? कल बोर्ड का एग्जाम है। तैयारी तो हम लोग पूरा किया, कोशिश है कि मां शारदे हम लोग पर अपना कृपा बनाए रखें और आगे कोशिश करेंगे कि हमेशा आशीर्वाद देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी कुमारी है। क्या मांगी मां शारदे से? यही कि हमारी एग्जाम अच्छी से जाए और हम मेरिट में अच्छा ला सकें। अच्छे ला सकें। कहाँ एक सेंटर पड़ा आप लोग का? थावे मुखीराम विद्यालय में। हाँ। क्या नाम है? तानिया कुमारी। तो ये तमाम छात्राएं हैं जो मां शारदे की पूजा कर रही हैं। जो कहा भी जाता है कि विद्या की देवी मां सरस्वती से जो भी श्रद्धालु या फिर जो भक्त होते हैं वो सच्चे मन से मांगते हैं, मां उनकी मुरादें पूरी भी करती हैं। ऐसे में छात्राओं में काफ़ी विश्वास भी है कि उनका बोर्ड का एग्जाम बेहतर तरीके से जाएगा। दूसरी तरफ गोपालगंज के DM मकसूद आलम और SP स्वर्ण प्रभात ने भी परीक्षार्थियों से ये अपील की है कि वो बोर्ड परीक्षा में निर्धारित समय से आधे घंटे पहले परीक्षा हॉल के पास पहुंचे। तो बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने भी मुकम्मल रूप से तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं छात्राओं ने भी तैयारी पूरी होने की बात कही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कल से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। लखीसराय जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23,550 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। मैट्रिक परीक्षा 2 पालियों में होनी है और पहली पाली के लिए परीक्षा केंद्र पर 9 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 9:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी, जबकि दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश हो पाएगा और 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य तरह के कोई भी डिवाइस ले जाने की मनाही है और इसके लिए हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। और KRK उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र का जायजा लिया राकेश कुमार ने। मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत कल से है। ऐसे में लखीसराय जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर लगभग 24,000 छात्र छात्राएं भाग लेंगी। कदाचार एवं शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की है। हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले छात्र छात्राओं की बारीकी से जांच की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं KRK के प्रिंसिपल, इनसे हम जानते हैं क्या तैयारी है। सर, क्या तैयारी है कदाचार मुक्त परीक्षा? कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए BSCB द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश दिया गया है वह सारे की सारे तैयारियां पूरी कर ली गई है। विद्यार्थी के कदाचार रोकने के लिए CCTV कैमरे का प्रयोग किया गया है प्रत्येक रूम में और बाहर भी। और
फ्रिस्टिंग 2 जगह बाहर किया जाएगा, उसके बाद रूम में भी भिक्षक लोग करेंगे। और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर साट दिया गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हैं, इसलिए करके सतर्क हो जाइए। इसलिए और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सारे का सारे नियुक्त किया गया है। क्या नाम है सर का? मेरा किनका? आपका सर? मेरा नाम जिलेश्वर पंडित, प्रधानाचार्य KRK उच्च विद्यालय लखीसराय। तो आपने सुना, कदाचार एवं शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। जेडीयू ने संजय झा को राज्यसभा के लिए भेजा और इसके बाद संजय झा बेहद उत्साहित दिखे और ये उत्साह उनके आवाज पर भी दिखी जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके आवाज पर पहुंचकर ढोल नगाड़ा बजाकर उत्साह उन्होंने प्रकट किया। संजय झा को उनके समर्थकों ने फूल देकर बधाई दी। न्यूज 18 से बातचीत में संजय झा ने कहा कि वे नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करेंगे। संजय झा ने कहा उनका प्रयास होगा कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। संजय झा से बातचीत की आनंद अमृतराज। तो जेडीयू से संजय झा राज्यसभा जा रहे हैं और उनके घर पे ढोल नगाड़े भी बजने लगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा पल। बिल्कुल बहुत बड़ा पल है, खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदेही दी है। पहले बिहार में काम करने का मौका दिया और अब दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट में काम करने का, बिहार के इशू को ले जाने का मौका दिया। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इतना बड़ा मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सर, आपने बीजेपी से अपने करियर की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत, और आज जेडीयू से राज्यसभा सांसद, इस लंबे सफर को कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो जब काम करना शुरू किए उसी समय नीतीश कुमार जी का काम, एनडीए का काम यहाँ पर शुरू हुआ 2005 में, जब बिहार के राजनीति में काम करना शुरू, 2004 से काम करना शुरू किए एक्टिवली, और 5 में सरकार बन गई। उस समय से काम करते हुए और लगभग 18 साल हो गया, 19 साल बिहार के इस राजनीति में। तो बिहार का ये दौर हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। एक पुराना दौर भी देखते रहे डिस्टेंस से, और एक परसेप्शन रहता था, और नीतीश कुमार जी का और एनडीए का ये दौर भी हम लोगों ने देखा है। अब बिहार को चेंज होते हुए देखा है। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सेटिस्फाइंग है कि इस स्टेट में इतना बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा है। देयर इज मोर टू कम, जो आगे आने वाला है। और अब जो सरकार केंद्र में, और 2024 में जब हम लोग पार्लियामेंट जीत करके केंद्र में सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो एक बेस बना दिया है बिहार का, एक बड़ा जंप मारने का, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो टाइम आ गया बिहार का। नहीं, आपके लिए आज खुशी का भी पल है, और थोड़ा इस बात को लेके मलाल भी क्या कि नीतीश कुमार के साथ अब जो आप साय की तरह रहते थे, अब आप दिल्ली में ज्यादा आपका वक्त गुजरेगा, क्योंकि जब संसद चलेगा, तो थोड़ा सा मन में है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर और आगे काम करते? उनके साथ तो काम अभी भी करेंगे हम। वो तो जवाबदेही होती है पार्लियामेंट की, उसके अलावा तो बिहार में ही काम करना है। कोई भी जो सांसद होते हैं, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ या क्षेत्र हुआ, तो वो तो पार्लियामेंट के बाद उनको अपने क्षेत्र, हम लोग तो बिहार से ही सांसद हैं, तो उनके साथ क्लोजली जितना हम लोग काम करते रहे या सीखने का मौका मिला है, वो और स्केल बड़ा हो जाएगा। संजय जी, आप जब जल संसाधन मंत्री बने तो आपने कई सारे काम किए, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसको आप अपने रहते नहीं पूरा करा पाए। इस बात का मलाल है कि शायद वो भी काम हो जाता, जैसे आपने हाई डैम की बात काफी लंबे समय से उठाई। अब मौका है दिल्ली में इस बात को उठाने का, और जो मैंने गृह मंत्री जी के सामने रखा था, उन्होंने कहा भी था कि इसको हम लोग परस्यू करेंगे इसको, क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मुझे लगता है सरकार तो है ही। उनके आवाज पे इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, और इस वक्त तस्वीर देखिए, जबरदस्त उत्साह उनके समर्थकों में। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई गुलाब का फूल, कोई तस्वीर है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संजय झा की आवाज पे, जहाँ पे जबरदस्त उत्साह, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय झा, और वो आज उन्हें राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की है। तो ये तस्वीर संजय झा की आवाज है, जहाँ पे उनके समर्थक जबरदस्त उत्साह दिखा रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, पटना। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।